अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे निबोश क्लोजिंग इंटरव्यू के हवाले से। अभी रिसेंटली 8 अप्रैल को जिनका IG1 या GIC1 पेपर हुआ है, क्योंकि जो रिसेंट स्टूडेंट है उनका IG1 था और जो फ्रेश स्टूडेंट थे उनका GIC1 था। पेपर एक जैसा ही था, लेकिन जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है कि अगस्त तक जिनके पेपर रेफ़र है, यानी कि जो पहले से रेफ़र है मार्च के पहले से, तो उनका स्टिल IG1 कंसीडर होगा। बाकी पेपर सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, आज के इस वीडियो में हम क्लोजिंग इंटरव्यू के हवाले से बात करेंगे कि क्लोजिंग इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह आपने आंसर देना है। मेक श्योर कि इस वीडियो में जो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, बाकी आप अपना आंसर अपने पेपर के अकॉर्डिंग देंगे। वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से आप अपने आंसर दे सकते हैं। अच्छा, इसमें टोटल 10 टास्क थे। सिनेरियो भी आपने अच्छी तरीके से रीड किया होगा और समझा होगा। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि अगर किसी ने अपना जो सिनेरियो है वो सही तरीके से नहीं समझा तो काइंडली वो सिनेरियो को पढ़े और समझे, तो उसके बाद आप अच्छी तरीके से अपना आंसर दे सकते हैं। अच्छा, इसमें से जो ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, आई नो कि उसका जो एग्ज़ाम होता है वो तो या किसी से मैनेज करवाते हैं या कोई ना कोई तरीके से वो पेपर जो है ना वो किसी से सॉल्व करवाते हैं। तो उनके लिए भी सेम सजेशन है कि इवन कि अगर आपका पेपर ख़ुद नहीं भी सॉल्व किया आपने, तो स्टिल आप सिनेरियो को सही तरीके से समझेंगे तो तभी आपको इंटरव्यू का सही समझ आएगा और आप अच्छी तरीके से आंसर दे सकते हैं। और सिनेरियो के साथ साथ आप अपने पेपर को सही तरीके से समझें। अच्छा, इसमें टोटल 10 टास्क थे। 10 में से कुछ टास्क में से क्वेश्चन नहीं आएंगे क्लोजिंग इंटरव्यू के हवाले से, तो साथ साथ मैं वो भी मेंशन करता जाऊंगा, जैसे कि टास्क नंबर 1 में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा क्लोजिंग इंटरव्यू में। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे टास्क नंबर 2 से, जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी लीडरशिप के हवाले से था। अच्छा, इसमें निबोश ने मतलब जो उनका मेन क्वेश्चन था जो हमसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमने कमेंट्स करने थे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डिपोर्ट मैनेजर हेल्थ एंड सेफ्टी लीडरशिप, यानी डिपोर्ट जो मैनेजर था उनके हेल्थ एंड सेफ्टी लीडरशिप की पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में, कि उन्होंने वहाँ क्या ऐसे मतलब पॉजिटिव चीज़ें की है। तो आप सब ने अपने अपने आंसर लेके होंगे अपने पेपर में। इसी तरीके से आपसे जो इंटरव्यूअर होगा, जो आपसे इंटरव्यू लेता है, यानी कि जो आपका लर्निंग पार्टनर है, वो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करेगा। मतलब वो हो सकता है मतलब कि वो मेल भी हो सकता है इंटरव्यूअर, फीमेल भी। तो कोई भी वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि जैसे कि मैं सिंपल उर्दू में कह रहा हूँ कि आपने टास्क नंबर 2 में लिखा है फॉर टास्क नंबर 2 यू आर, और ये बाकायदा आपको रीड करके बताएगा यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक ये मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने एक पॉइंट उठाया हुआ है। सही है। अच्छा, इंटरव्यूअर किस तरह क्वेश्चन करता है कि फॉर टास्क 2 यू आर आस्क्ड टू कमेंट ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स of the depot manager health and safety leadership. One of the answer you gave was। अच्छा, यहाँ पे आपके पेपर में से, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर उठाया है ना टास्क नंबर 2 से, इसी तरह आपके पेपर से वो कोई भी पॉइंट उठा सकता है। एग्जांपल के तौर पर आपने 10 पॉइंट लिखे है, 12 पॉइंट्स लिखे है, जितनी भी लिखे है ना, वो कोई भी पॉइंट पिक कर सकता है एक आपके पेपर में से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने ये पॉइंट पिक किया हुआ है, वो आपको ये पॉइंट भी आपको रीड करके बताएगा आपके पेपर में से। ये एग्जाम्पल है, सही है। वो आपके आंसर शीट में से ही, क्योंकि जब वो इंटरव्यू लेते हैं तो आपका आंसर शीट उनके साथ होता है, यानी उनके पास अवेलेबल होता है, वो आपके आंसर शीट में से ही रीड करके आपको बताएगा। कि जैसे कि आपने लिखा हुआ है कि आफ्टर आइडेंटिफाई द हेल्थ कंप्लेंट्स द डिपोर्ट मैनेजर अरेंज फॉर स्पेशलिस्ट क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्टर टू कैरी आउट डीप क्लीन ऑफ द वेयर हाउस एवरी 3 months। This was a practical action taken in response to problem that had been identified। आप सबने सिनेरियो में देखा कि जो डिपोर्ट मैनेजर था उसने एक स्पेशल क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया वेयर हाउस की सफाई के लिए, जो कि हर 3 months बाद ये सफाई होगी। वो बात की बात यह है कि उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें आई जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ, लेकिन फ़िलहाल हम इस पर बात करेंगे।
उसके बाद वो क्वेश्चन करेगा जो आपका इंटरव्यू है कि कैन यू एक्सप्लेन वाई यू चूज़ दिस आंसर, कि क्या आप बता सकते हैं कि ये आंसर आपने क्यों चूज़ किया है, जैसे कि ये वाला आंसर आपने क्यों चूज़ किया है। अभी यहाँ पे आंसर एग्जाम्पल इस तरह, यानी कि आप इस तरह आंसर दे सकते हैं। आई सेलेक्टेड दिस पॉइंट बिकॉज इट क्लियरली शो दैट द डिपोर्ट मैनेजर डिड नॉट इग्नोर द वर्कर्स हेल्थ कंसर्न एंड टुक प्रैक्टिकल एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपने देखा होगा जब उनके पास हेल्थ के हवाले से कुछ कंप्लेंट्स आई तो उन्होंने क्या किया, ज़ाहिर बात है वहाँ वेयर हाउस पे सही तरीके से सफाई नहीं हो रही थी तो उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स वहाँ पे हो रही थी या एलर्जी थी, सही है ये चीज़ें। तो इसकी वजह से मैंने ये आंसर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट दिस पॉइंट वी क्लियरली शो दैट द डिपोर्ट मैनेजर डिड नॉट इग्नोर द वर्कर्स हेल्थ कंसर्न एंड टुक प्रैक्टिकल एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल एक्शन क्या लिया था कि उसने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया व्हेन वर्कर रिपोर्ट हेल्थ कंप्लेंट्स। आपने सिनेरियो में देखा कि जब उन्होंने कंप्लेंट्स किए कि उनको एलर्जी हो रही है या थ्रॉट्स वगैरह जो थे, आप सब ने देखा होगा। द मैनेजर अरेंज अ स्पेशलिस्ट क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्टर विच मीन्स दे वर सीरियस अबाउट इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी। अच्छा, या वर्क प्लेस हेल्थ कंडीशन, सही है। यहाँ तक भी अपना आंसर आप दे सकते हैं। दैट्स वाई आई सेलेक्ट दिस पॉइंट, लास्ट में ये कहना है, सही है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि टास्क इसमें बहुत है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ। इसी तरीके से अभी टास्क नंबर 3 में से जो था असेसिंग द परमिट टू वर्क सिस्टम, जो कि आप सबको पता है कि परमिट टू वर्क सिस्टम एक डॉक्यूमेंट है, उसके हवाले से था। इसमें हमसे निबोश ने पूछा था या हमसे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे आंसर वो क्या था कि फॉर टास्क 3 यू नीड टू कमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द परमिट टू वर्क सिस्टम एट द मोमेंट। वो यानी वहाँ पे क्या एप्लीकेशन, यानी कि जो PTW यानी परमिट टू वर्क सिस्टम था उसका एप्लीकेशन क्या था, यानी कि उस किस तरीके से उसको मैनेज किया गया था। अगेन वो यहाँ पे जिस तरह पहले टास्क में हमने एक ही पॉइंट, यानी कि जो इंटरव्यूअर था उसने एक पॉइंट पिक किया था आपके आंसर शीट में से, यहाँ पे वो आपके आंसर शीट में से 2 पॉइंट पिक करेगा कि 2 ऑफ द आंसर यू गिव वर, यानी कि वो बाकायदा आपके पेपर में से, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने 0.5 और 4 और 5 को उठाया है, सही है, या मैंने पिक किया है। तो ऐसे ही वो आपके पेपर में से 2 कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर आपने 10 लेके आए तो 10 में से वो 5 और 6 फर्स्ट और सेकंड भी उठा सकता है, कोई भी उठा सकता है, सही है। तो यह एग्जांपल के तौर पर मैंने 4 एंड 5 को पिक किया है। अभी ये बाकायदा आपको रीड करके बताएगा कि ये 2 पॉइंट आपने पेपर में लिखे हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन करेगा वाई डिड यू थिंक दैट दे आर सुटेबल आंसर, आपको क्यों लग रहा है कि ये आंसर सही है या आपको क्यों लग रहा है कि आंसर सुटेबल है। तो आपने आंसर इस तरह देने। अभी अगर उसने 2 पिक की है ना तो आपने इन दोनों का जवाब देना है कि मैंने ये क्यों लिखा या मुझे क्यों लग रहा है कि ये सुटेबल आंसर है। पहले तो आप स्टार्ट में इस तरह करेंगे, आई सेलेक्टेड दिस पॉइंट बिकॉज दे शो क्लियर वीकनेस इन हाउ द परमिट टू वर्क सिस्टम वॉज अप्लाइड इन दिस सिनेरियो विच डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू द अनसेफ कंडीशन। यानी आपने उसमें परमिट टू वर्क सिस्टम खुद देखा था ना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब तक आपको सिनेरियो का पता नहीं होगा तो आप सही तरीके से आंसर नहीं दे सकते। क्योंकि जब ऑपरेशन मैनेजर ने जब उनको परमिट टू वर्क सिस्टम इशू किया था तो वो 2 घंटे के लिए इशू किया था, जो कि बाद में कॉन्ट्रैक्टर को रियलाइज़ हुआ कि ये 2 घंटे से ज़्यादा टाइम ले सकता है। अच्छा, ये 2 पॉइंट तो उसने जैसे बिकॉज द कॉन्ट्रैक्टर वॉज शोन सर्टेन सेक्शन दे साइन एट द परमिट विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग ऑल द सेफ्टी कंडीशन इट कंटेंट अ सिग्नेचर ऑन द PTW शुड कंफर्म कंट्री। अच्छा, इसमें आपने ये पॉइंट में आपने सिनेरियो में देखा होगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर था, कॉन्ट्रैक्टर ने वो साइन किया, यानी कि बगैर अंडरस्टैंडिंग की कि ये ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं, या उसमें कुछ सर्टेन जो पार्ट्स थे जैसे कि OM ने उसको कहा कि आप जस्ट ये पढ़े तो उन्होंने पढ़ा, उसको परमिट टू वर्क को साइन किया। दूसरा जो था द टाइम रिटन ऑन द परमिट वॉज 2 आवर बट द जॉब टुक कंसिडरेबली लॉन्गर देन दिस, यानी कि वो जो परमिट टू वर्क सिस्टम था वो 2 घंटे के लिए इशू किया गया था। अभी परमिट टू वर्क सिस्टम का एक अलग टॉपिक है, उसको आपको पता होगा कि वो जब आप 2 घंटे के लिए इशू करते हैं तो उससे ज़्यादा मतलब उसी के दौरान आपने काम कंप्लीट करना होता है। अगर उस दौरान काम कंप्लीट नहीं होता तो उसको फिर एक्सटेंड करना पड़ता है। लेकिन सिनेरियो में आपने देखा कि जैसे ही वो इशू हुआ उसके बाद ऑपरेशन मैनेजर जो था मतलब उसकी नींद पूरी नहीं थी, जिसकी वजह से वो साइट को छोड़कर चला गया और उसने अपना मतलब फ़ोन जो था या उसका जो मोबाइल था वो भी बंद कर दिया। अभी इन दोनों को मैंने एक्सप्लेन करना है, जैसे कि फॉर द पॉइंट 4, यानी ये मैंने पॉइंट 4 लिखा हुआ है लेकिन आपका पॉइंट 1 भी उठा सकता है, ज़रूरी नहीं है, सही है। आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मतलब इतना तो आप खुद भी समझ सकते हैं ना कि किस तरह आप इसको एक्सप्लेन, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट को किस तरह अभी एक्सप्लेन करना है कि ये मुझे क्यों लग रहा है कि सूटेबल है।
I included this because the contractor was not given full information and was only told to read certain section, yeah, some part of the permit to work system. This means they signed the permit without properly understanding all the safety requirements. A PTW, yeah, permit to work system is only effective if everyone fully understands the risk and control measures. In this case, a signature had little value because it did not represent true understanding, which shows poor implementation of सेफ सिस्टम ऑफ वर्क या PTW. अच्छा, दूसरा पॉइंट भी इसी तरह आपने एक्सप्लेन करना है कि फॉर पॉइंट 5 आई चूज दिस बिकॉज द रिटर्न ऑन द परमिट वॉज अनरियलिस्टिक कंपेयर टू द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द वर्क. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो 2 घंटे के लिए नहीं था, बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि ये तो ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, लेकिन उसने फिर एक्सटेंड नहीं करवाया क्योंकि वहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं था. वो जो बंदा जिसने परमिट टू वर्क इशू किया था, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब तक काम कंप्लीट ना हो तब तक वो रिस्पॉन्सिबल है. यानी जब तक परमिट टू वर्क जो डॉक्यूमेंट होता है ना वो क्लोज ना हो या साइन ऑफ ना किया गया हो, मतलब उस टाइम तक वो बंदा उसका रिस्पॉन्सिबल होता है. A PTW should always reflect the real condition of the job when the work continue beyond the permit time. अच्छा, ये आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, मैं जस्ट आपको समझाता हूँ कि किस तरह आपने आंसर देना है. अच्छा, अब हम आते हैं टास्क नंबर 4 की तरफ, जो कि था ट्रेनिंग रिकमेंडेशंस. यानी वहाँ पे हमसे पूछा गया था कि आप कौन कौन सी, यानी किस ग्रुप को आप ट्रेनिंग रिकमेंड करेंगे, यानी कि किन ग्रुप्स को वहाँ पे मौजूद, यानी कि जो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन था मोमो पार्सल्स, वहाँ पे किस ग्रुप को आप किस तरीके से, यानी जो है किस तरह आप उसको ट्रेनिंग या कौन कौन सी ट्रेनिंग आप उसको रिकमेंड करते हैं. जैसे कि यहाँ पे है कि फॉर टास्क 4 यू नीडेड टू कंसीडर व्हाट ट्रेनिंग वुड यू रिकमेंड फॉर ईच टाइप ऑफ वर्कर ऑन द साइड एट मोमो पार्सल. यानी कि वहाँ पे मौजूद, जैसे कि वहाँ पे वर्कर्स भी थे, वेयर हाउस वर्कर थे, वहाँ पे सुपरवाइज़र था, वहाँ पे ऑपरेटिंग मैनेजर था, वहाँ पे डिपोर्ट मैनेजर था. तो इनको आप किस तरीके से ट्रेनिंग. अच्छा, ये आंसर जो है ना आपने ये भी अपने पेपर में लिखा होगा. अभी हम कोर्स की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि ये ट्रेनिंग के हवाले से आप जितनी भी ये IG1 की बुक में भी है, अगर आपने कोर्स में पढ़ा होगा तो. अगेन आपका जो इंटरव्यूअर होगा वो आपके आंसर शीट में से ही 2 पॉइंट पिक करेगा. जैसे कि वो कहेगा कि 2 ऑफ द आंसर यू गिव वर, ये बाकायदा 2 पॉइंट्स रीड करके बताएगा. ये मैंने अगेन एग्जांपल के तौर पर उठाया है कि वेयर हाउस वर्कर्स को कौन कौन सी ट्रेनिंग देनी चाहिए. जैसे कि मैंने फर्स्ट जो है ना वो पिक किया है, ऑल वेयर हाउस वर्कर नीड हाउस कीपिंग एंड स्लिप एंड ट्रिप प्रिवेंशन ट्रेनिंग बिकॉज फ्लोर स्वीपिंग इज़ करंटली बीइंग रश्ड और स्किप्ड इंटायरली. दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ये मैंने लिखा हुआ था अपने पेपर में. दूसरा, सुपरवाइजर्स को कौन सी ट्रेनिंग देनी चाहिए, ये मैंने इधर लिखा हुआ था. सही है. उसके बाद वो क्वेश्चन करेगा हाउ वुड यू प्रायोरिटाइज एंड वाई. तो यहाँ पे मैंने मतलब कौन सा आप इसको प्रायोरिटाइज करते हैं, आई वुड प्रायोरिटाइज सुपरवाइज़र फर्स्ट. यानी मतलब इसमें से आप किस को प्रायोरिटी देते हैं कि सबसे पहले किसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, या प्रायोरिटाइज आप कौन सा करते हैं. सही है. तो मैं कहूँगा कि मतलब सुपरवाइज़र को. सही है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जब नाइट शिफ्ट सुपरवाइज़र आया तो उन्होंने बग़ैर अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर वर्क कर रहे हैं और उन्होंने उसको मतलब कन्वेयर बेल्ट को स्टार्ट किया. वो सारा आपने सिनेरियो में पढ़ा होगा. इस तरह अगर हम डीपली सिनेरियो की तरफ जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. अच्छा, अभी इसमें मैं कौन सा प्रायोरिटाइज करूँगा, ज़ाहिर बात है सुपरवाइज़र को. आई वुड प्रायोरिटाइज सुपरवाइज़र फर्स्ट बिकॉज they are responsible for controlling the work activities and ensuring safety system like a PTW or followed properly. In the scenario, the night shift supervisor closed a live permit without proper knowledge, which show a serious gap in competence. If a supervisor are not trained, they can make wrong decisions that affect many workers at once. यानी कि एक टाइम पे वो बहुत सारे वर्कर्स को अफेक्ट कर सकता है अगर वो सही तरीके से, क्योंकि आपने देखा होगा कि उन्होंने परमिट जो है ना उसको इवन कि उसको नॉलेज भी नहीं थी कि परमिट क्लोज कैसे करते हैं. उन्होंने जस्ट एक ऑपरेशन मैनेजर को एक टाइम पे देखा था कि यानी कि ऑब्जर्व किया था कि पे वो कैसे मतलब वो क्लोज करते हैं. सही है. इस तरीके से आपसे इसमें से क्वेश्चन आएगा. अभी हम आते हैं नंबर 5 की तरफ, टास्क नंबर 5, जिसमें था आइडेंटिफाई डाटा यूज टू मॉनिटर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस. अच्छा, इसमें से क्या करेगा, मतलब अगेन फॉर टास्क 5 जिसमें से हमसे पूछा गया था इंफॉर्मेशन कुड बी कलेक्टेड टू यूज़ एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस इंडिकेटर. यानी कौन कौन से इंफॉर्मेशन थी या कौन कौन सा डाटा था कलेक्ट करके उसको हम हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस इंडिकेटर यूज़ कर सकते थे.
तो उसमें से भी आपके पेपर में से ही टू पॉइंट्स जो है ना वो उठाएगा। जैसे कि पहले हमारे पास है नियर मिस रिपोर्ट्स शुड बी कलेक्टेड टू मॉनिटर एज अ प्रोएक्टिव इंडिकेटर। इसको हम देख सकते हैं, इसमें एक्टिव इंडिकेटर्स भी है, प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स भी है। मतलब प्रोएक्टिव एक्टिव इंडिकेटर एक ही चीज़ है, या उसमें रिएक्टिव इंडिकेटर्स को भी हम यूज़ करते हैं, उसमें भी काफ़ी सारा डेटा आ जाता है, लेकिन वो फिर टॉपिक लंबी हो जाएगी। तो हम फ़िलहाल अपना क्लोजिंग इंटरव्यू का वो क्लोज करते हैं। अच्छा, उसमें से था द नंबर ऑफ वर्कर रिपोर्टिंग हेल्थ कंप्लेंट, इसको भी हम हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके पेपर में से वो 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट पिक करके आपसे क्वेश्चन करेगा कि विच वुड बी ईजियर टू ऑब्टेन, इसमें से कौन सा जो है ना वो ईजी ऑब्टेन करने के एंड वाई। सबसे पहले मैं उसको कहूँगा कि कौन सा वाला, उसके बाद वाई का मैं जवाब दूंगा कि आई थिंक नियर मिस रिपोर्ट्स वुड बी ईजियर टू ऑब्टेन बिकॉज दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू आर डेली वर्क एक्टिविटीज़ एंड कैन बी रिपोर्टेड इमीडिएटली बाय वर्कर और सुपरवाइजर इन कंपैरिजन हेल्थ एंड सेफ्टी कंप्लेंट्स। क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट्स पिक किए थे ना, तो मैंने इसमें से उनको बताया कि नियर मिसेस जो है ना वो इसको मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ, या ईजी ऑब्टेन करना। इसको क्यों ईजी है, अगर इसको हम हेल्थ एंड सेफ्टी कंप्लेंट जो कि दूसरा पॉइंट था, अगर हम इसे इनको कंपेयर करें, like dry throats or allergies may not always be reported formally and workers might ignore or not link them to workplace condition. Near misses are more visible events so they can easier to record and track regularly. तो इस तरह आप अपना आंसर दे सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं टास्क नंबर 6 की तरफ, जो कि इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर्स थे, जिसमें हमसे पूछा गया था कि कौन कौन से इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर थे जिसकी वजह से क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्टर का जो बिहेवियर था वो इन्फ्लुएंस्ड हो गया या मुअस्सर हो गया। आपको पता होगा ना इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर क्या होते हैं, तो आपने सबने आंसर अपने अपने दिए होंगे पेपर में। तो अगेन आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपकी, अच्छा यहाँ पे जस्ट एक ही पॉइंट पिक करेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने पॉइंट नंबर 4 पिक किया हुआ है, तो आपके पेपर में से वो कोई भी पॉइंट पिक करके उसके बाद आपसे क्वेश्चन करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर में कि सिनेरियो में क्या था, सिनेरियो सेज दैट कॉन्ट्रैक्टर फेल्ट अनकंफर्टेबल बीइंग अलोन ऑन द साइट आफ्टर द ओएम लेफ्ट बट चूज टू कैरी ऑन एनीवे। क्योंकि आपने सिनेरियो में देखा कि कॉन्ट्रैक्टर जो था ना वो अनकंफर्टेबल था क्योंकि वो उसके पास कोई दूसरा बंदा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। देयर नीड्स टू कंप्लीट द जॉब एंड कीप द कस्टमर आउटवेटेड देयर पर्सनल डिस्कम्फर्ट अबाउट द सिचुएशन। अच्छा, ये कोई भी पॉइंट आपके पेपर में से पिक करके आपसे क्वेश्चन करेगा कि वाई डिड यू थिंक दैट दिस वॉज अ सुटेबल आंसर। आपको अगेन वही बात है कि ये आंसर आपने क्यों लिखा है, यानी आपको क्यों लग रहा है कि ये सुटेबल आंसर है। अच्छा, I selected this because clearly shows that the contractor behavior was influenced by a pressure and personal motivation. Even though they felt uncomfortable working alone, they continued the job to avoid losing the contract or upsetting the clients. This is a common human factor where people ignore risk due to a job pressure or fear of consequences. It was suitable because it directly explains why the contractor continued working in unsafe condition which contributed to the accident, जिसकी वजह से वो फिर बाद में एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट का तो आपको पता है ना कि मतलब जो एक्सीडेंट हुआ था कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जैसे कि वो स्टार्ट हो तो जो बेल्ट कन्वेयर बेल्ट था वो जब स्टार्ट हो गया तो उसके जो बाल थे वो उसमें मतलब मशीन के वो बीच में आ गए थे। अच्छा, अभी हमारे पास टास्क नंबर 7 में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो हम आते हैं टास्क नंबर 8 की तरफ। अच्छा, टास्क नंबर 8 क्या था, जो कि इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, इन दोनों में से एक इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा एक दूसरे के साथ मैच थे। अगर आप टास्क नंबर 7 को देखें तो उसमें एक डॉक्यूमेंट HSC का डॉक्यूमेंट्स यूज़ हुआ था, तो उससे आंसर मतलब उसे कोई क्लोजिंग इंटरव्यू आंसर नहीं बनता ना, क्योंकि वो एक लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि आप किस तरह मतलब उसकी जो लेवल है ना उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें वो हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन है। अगर हाई है तो अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट जो कि 245 HSG 245 डॉक्यूमेंट्स के हवाले से वो किस तरह वो एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उसमें से कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है और नहीं आएगा। ओके, टास्क नंबर 8 जो कि स्टिल ये भी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के हवाले से था, जहाँ पे आइडेंटिफाई व्हाट आर द रूट कॉजेज ऑफ द इंसिडेंट वर। ये वहाँ पे रूट कॉजेज, अभी आपको पता है कि रूट कॉजेज क्या होते हैं, कि क्या रूट कॉजेज थे।
मतलब एक रूट कॉजेज़ होते हैं, एक इमीडिएट कॉजेज़ होते हैं। तो यहाँ पे हमसे रूट कॉजेज़ का पूछा गया था। यानी रूट कॉजेज़ वो कॉजेज़ होते हैं जो कि मतलब जिसमें मैनेजमेंट फेलियर हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो देखते हैं कि मोमो ओनली कैरी आउट। अच्छा, इसमें से अगेन दो जो आपका मतलब इंटरव्यू होगा वो 2 पॉइंट पिक करके बाकायदा रीड करके आपको बताएगा ये 2 पॉइंट्स, मतलब कोई भी 2 पॉइंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने 10 और 11 को पिक किया हुआ है। अच्छा, तो मैंने कौन से पिक किए हुए हैं? मोमो ओनली कैरी आउट ईयरली रिस्क असेसमेंट एंड नो रिव्यू वर डन when significant changes occur such as a new conveyor belt installation or increase a shift length। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि जब उनका जो अदर इनका एक और साइड था जो कि क्लोज हो गया था, सही है, उसकी वजह से उन्होंने ये जो शिफ्ट की लेंथ थी वो भी इंक्रीज़ की थी। और आपने ये भी देखा कि उन्होंने एक ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट भी इंस्टॉल किया था। और जो कंपनी थी या जो ऑर्गेनाइजेशन था मोमो पार्सल्स, ये ईयरली जो है ना वो कर रहे थे, रिस्क असेसमेंट कर रहे थे, और वो कोई मतलब दोबारा उसको रिव्यू नहीं कर रहे थे। तो मतलब इसका एक पॉइंट ये था, द OM हैड reduced their warehouse walk around to just once a day, no alternative supervision arrangements was put in place। ये भी आपने सिनेरियो में देखा होगा, जो ऑपरेशन मैनेजर था वो पहले डेली मतलब वॉक अराउंड करते थे, यानी दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा 5 दफ़ा, लेकिन जब वो साइड क्लोज हुआ तो उसके बाद वो जस्ट दिन में एक ही दफ़ा वॉक अराउंड करते थे। अच्छा, दो कोई भी पॉइंट पिक करके अगेन आपसे क्वेश्चन का है विच वुड यू बी ईजियर टू रेक्टिफाई, इसमें से आपको कौन सा ईजी लग रहा है जिसको आप रेक्टिफाई एंड वाई। आई थिंक मतलब मैंने इसको किया है कि रिड्यूसिंग वॉक अराउंड, यानी मुझे ये इजी लग रहा है कि इसको हम मतलब सही कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, यानी कि इसको ठीक कर सकते हैं। आई थिंक रिड्यूसिंग वॉक अराउंड बाय द OM would easier to rectify because it only required management to change their behavior and increase supervision frequency। यानी कि ये ईजी है इसको रेक्टिफाई करना या इसको ठीक करना। क्यों ईजी है? क्योंकि मतलब इसके लिए जस्ट एक मैनेजमेंट चेंज चाहिए या उसका बिहेवियर में चेंजेस चाहिए। अगर हम दूसरे के साथ कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना एंड वाई, इसका भी जवाब देना है ना। अगर हम कंपेयर करें उसको, इम्प्रूविंग द रिस्क असेसमेंट is more complex as involves reviewing documents, identifying hazards, updating procedures and ensuring regular review। यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो है ना ये इजी है, क्योंकि इसमें से 2 पॉइंट उन्होंने पिक किए थे ना, तो इसमें से मुझे लगा कि ये इजी है, इसको रेक्टिफाई करना या इसको ठीक करना इजी है। क्योंकि अगर हम इसको कंपेयर करें रिस्क असेसमेंट के निस्बत, तो रिस्क असेसमेंट को रेक्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसमें हमने डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने होते हैं, उसमें हमने हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है, उसमें हमने प्रोसीजर्स को अपडेट करना होता है, उसकी हमने रेगुलर रिव्यू करनी होती है, इसलिए वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है। रिस्टोरिंग प्रॉपर सुपरविजन कैन बी डन क्विकली वाइल इम्प्रूविंग रिस्क असेसमेंट, यानी यहाँ पे मैंने उसको बताया कि प्रॉपर सुपरविजन्स को, यानी ये थोड़ा आसान भी होता है, जल्दी भी होता है, इवन कि जो मतलब वाइल जो रिस्क असेसमेंट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। ओके अच्छा, अब हमारे पास टास्क नंबर 9 में से भी कोई क्वेश्चन नहीं गया, तो हम आते हैं आखिरी टास्क की तरफ, जो कि है टास्क नंबर 10, जो कि एक जनरल क्वेश्चन था कि वर्कर को इन्वॉल्व करना मतलब उनकी क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आप सब ने इसमें भी अपने आंसर दिए होंगे। अगेन आपको आपका जो इंटरव्यू है वो कहेगा कि आपने आंसर लिखे हो गया, आपके पेपर में से, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने 8 और 9 को पिक किया हुआ है, तो आपके पेपर में से वो कोई भी 2 पॉइंट पिक करके वो आपसे क्वेश्चन, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्कर इन्वॉल्वमेंट है सिग्निफिकेंटली, मतलब कि अगर हम वर्कर्स को इन्वॉल्व करते हैं, इन्वॉल्व का मतलब ये होता है कि उनको मीटिंग्स में बिठाना, हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स में उनको इन्वॉल्व करना, डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व करना, यानी कि हर चीज़ में जब हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से भी कोई भी डिसीजन लेती है, कोई भी मीटिंग्स होती है, तो उनको इन्वॉल्व करना। इसके क्या फ़ायदे होते हैं? तो इसके ये फ़ायदे होते हैं कि इसकी वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि जो वहाँ पे वर्क प्लेस में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, सही है, उसको कम किया जाता है। जो इल हेल्थ, यानी कि मतलब जो लोग बीमार होते हैं उसमें कमी, डिसीज़ में कमी आती है। तो इस तरह की मैंने इसको मतलब आपने पेपर में लिखा होगा। अच्छा, तो दूसरा मैंने उसको लिखा हुआ है कि मतलब जब न्यू इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस होती है, जैसे कि सिनेरियो में हुआ भी था कि उन्होंने जो है ना न्यू ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट को इंस्टॉल किया था, इन्वॉल्व वर्कर कैन राइज कैन सर्व एनीवन गेट्स हर्ट एट मोमेंट, यानी ये 2 मैंने लिखे हुए हैं कि इनके ये 2 फ़ायदे हो सकते हैं। मतलब वो आपने तो फ़ायदे लाजमी बात है 5-6 लिखे होंगे अकॉर्डिंग टू द टास्क मार्क्स, यानी कि जितनी भी मार्क्स है उसके हिसाब से आपने 10-12 जितनी भी लिखी हुई है ना, तो उसमें से वो कोई भी 2 पिक करके
उसके बाद क्वेश्चन करेगा कि कैन यू एक्सप्लेन वाई यू चूज़ दिस आंसर, कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये दो आंसर आपने क्यों चूज़ किए। तो इसको मतलब आसान है, आई चूज़ दिस आंसर बिकॉज दे क्लियरली लिंक वर्कर इन्वॉल्वमेंट टू प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट एंड इम्प्रूविंग सेफ्टी। ये मैंने उसको बताया, अभी मैंने ये दो पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करना है। और पॉइंट 8, क्योंकि 8 और 9 मैंने एग्जाम्पल के तौर पर पे की है। अच्छा, यहाँ पे वो आपको पॉइंट नंबर तो नहीं बताएगा ना, अभी मतलब कुछ तो खुद से भी करना होगा ना। वो आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन तो आपने उसको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है, जैसे कि इन्वॉल्विंग वर्कर हेल्प आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स अर्ली which reduces accident and ill health. In the scenario, accident increased because workers were not involved in a safety decisions. कि मतलब वो इसलिए इंक्रीज कि वर्कर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा था। दूसरा जो पॉइंट आई सेलेक्टेड दिस पॉइंट व्हेन द न्यू इक्विपमेंट लाइक अ कन्वेयर बेल्ट इज इंट्रोड्यूस्ड वर्कर और द वंस हु यूज इट डेली, यानी कि वर्कर्स ये जो उनको यूज़ करेगा ना, इफ़ दे वर इन्वॉल्व दे कुड हैव राइज कंसर्न अबाउट इट्स स्पीड अर्लियर। आपने देखा होगा कि जो पिछला कन्वेयर बेल्ट था ये उससे बहुत ज़्यादा फास्ट था, विच मे हैव प्रिवेंटेड इंजरीज। तो इस तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आप अपने पेपर के हिसाब से आंसर देंगे, ना कि आप इसको जस्ट याद करके, क्योंकि वो कोई भी पॉइंट आपका उठा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सेम पॉइंट आपने भी लिखी है और सेम पॉइंट आपका इंटरव्यूअर भी पिक करे। तो होप कि इससे आपको काफ़ी आसानी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।